नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी हुकूमत ने साल 2021-22 की मार्च तिमाही के साथ साथ पूरे माली साल यानी माली साल 2022 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के आंकड़े जारी किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जानिब से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च तिमाही में GDP ग्रोथ 4.1% रही। पिछले साल की अगर हम तिमाही से इसका तकाबुल करें तो ये 2.5% थी। पूरे साल माली साल 2022 में GDP ग्रोथ 8.7% रही, जो 2021 में 6.6% थी। मुल्क की तरक्की की शरह माली साल 2021-22 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर रही। पिछली तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में GDP ग्रोथ रेट 5.4% रही। माली साल 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून में GDP ग्रोथ 20.1% रही थी। दूसरी तिमाही जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में GDP ग्रोथ रेट 8.4% रफ्तार से बढ़ी। मार्च तिमाही में GVA ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.7% से घटकर 3.9% हो गई। पूरे साल यानी साल 2022 में GVA ग्रोथ 8.1% रही, जो एक साल पहले यानी माली साल 2021 में 4.8% थी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सर्वे रिपोर्ट के फोटो वीडियो लीक हो गए हैं। मंगल के रोज हिंदू पहलू के जिला जज की कोर्ट इस सिलसिले में पहुंचा। सीलबंद चारों लिफाफे वापस करके फोटो वीडियो लीक होने की जांच की मांग की। हालांकि कोर्ट ने लिफाफा वापस नहीं लिया और जांच कराने के लिए कहा। अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई दी गई है। इस पूरे मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उस फवारे को भी दिखाया जा रहा है जिसका हिंदू पहलू ने दावा किया है कि वो शिवलिंग है। ठीक है, इसका वीडियो ग्राफ बताइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा फिर शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, इसको पाइप नहीं बताया गया। ये जो होता है ये इसको कहा जाता है देवी खंड की कलाकृति, और उसको कहा जाता है विवाह की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग शरीर को सजाते हैं, ठीक है, इसका वीडियो ग्राफ बताइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा फिर शिवलिंग के अंदर जो पाइप। कर्नाटक के जुनूबी कन्नड़ जिले में मलाली मस्जिद तनाज़े पर मस्जिद इंतजामिया ने मकामी अदालत से मुतालबा किया कि VHP की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने मैंगलुरु के नज़दीक वाक़ मलाली शहर में जुमे के रोज़ मस्जिद का सर्वे कराने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा करते हुए अदालत का रुख किया था। इसे चैलेंज करते हुए मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने अर्जी दायर की है। एडिशनल सिविल कोर्ट 3rd इस मामले पर समाअत करने जा रहे हैं। अदालत इस बात पर फैसला ले सकती है कि यहाँ सर्वे कराया जा सकता है या नहीं। दरिया असना ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत शोभा करंदलाजे ने मंगल के रोज कहा कि मुल्क में तारीखी गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। जुनूबी कन्नड़ जिले में मलाली मस्जिद तनाज़े पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला इस सिलसिले में पेशरफ्त पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस बात पर बहस होनी चाहिए कि कौन सी इमारतें हिंदुओं की हैं। अगर हर कोई इस बारे में सोचे तो सब एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे बुजुर्गों के दौर में गलतियां हुई हैं। मौरखीन और आसार खदीमा के माहिरीन को हकायक मालूम करके रहनुमाई करनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। वेस्ट बंगाल के मालदा जिले के पांडवा में वाक़ तारीखी मस्जिद आदीना मस्जिद को लेकर बीजेपी ने एक नया तनाज़ा शुरू करते हुए दावा किया कि यह मस्जिद मंदिर को मुनहदिम करके तामीर की गई है। जरा ने बताया कि इतवार को बीजेपी लीडर रतवेंद्र बोस, मकामी मेंबर असेंबली
चिन्मय देव बर्मन और कुछ असेंबली दीगर बीजेपी लीडरों ने मस्जिद का दौरा किया था। इसके बाद रितेंद्र बॉस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर पोस्ट करके दावा किया कि मस्जिद की तामीर में लगे पत्थर के नक्शो निगार से वाज़ेह है कि मस्जिद आदिनाथ मंदिर को मुनहदिम करके तामीर की गई है। आदिनाथ मस्जिद मगरबी बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद है जो मालदा जिले के गुजोल थाने के पांडवा में वाक़ है। आदिनाथ मस्जिद मालदा जिले के सयाहती मकामात में से एक है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ आते हैं, मगर अब बीजेपी क़यादत ने मस्जिद को लेकर एक नए तनाज़े को जन्म दिया। रितेंद्र बोस ने मस्जिद का दौरा करने के बाद दावा किया कि आदिनाथ मस्जिद के फर्श के नीचे आदिनाथ मंदिर मौजूद है। ज्योति सरदा ने इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान दी है। ये तारीख बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। वो अंग्रेजों और मुस्लिम हुक्मरानों से मंदिर की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। जब उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने कल मकामी मेंबर असेंबली के साथ आदिना के मुतनाज़िया मकाम का दौरा किया तो उन्हें इसके सबूत मिले। ये मस्जिद बंगाल सल्तनत के इलियास शाही खानदान के दूसरे सुल्तान सिकंदर शाह के दौर में तामीर की गई थी। यह मस्जिद तारीखी शहर पांडवा में वाक़ है जो बंगाल सल्तनत का साबिक़ दारुल हुकूमत थी। पांडवा सल्तनत के दौर में एक तरक्की पजीर और कॉस्मोपॉलिटन तिजारती मरकज़ था। दीना जिसे फारसी में जुमा मस्जिद पूरे बरे सगीर की सबसे बड़ी मस्जिद थी। जब ये 1374 में मुकम्मिल हुई थी। बादशाह इलियास शाह का बेटा सिकंदर शाह था। 1342 में इलियास ने दिल्ली सल्तनत से आज़ादी का ऐलान करने के बाद आज़ाद बंगाल सल्तनत जो कि 1342 से 1548 के पहले हुक्मरान बने थे। बाप बेटे ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की बंगाल में जम करने की फौजी मुहिम्मत के खिलाफ कामयाबी से मुजाहमत की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान मुल्क के एतमाद में इजाफा हुआ है और हुकूमत की स्कीमों के फ़ायदे बगैर किसी बदउनवानी के 100% गरीबों तक पहुँच रहे हैं। अपनी हुकूमत के 8 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़िदा गरीब कल्याण सम्मेलन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान बदउनवानी, घपलों, अखरबा परवरी और नौकरशाही के लिए दुनिया में जाना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और ये मुल्क बदउनवानी से लड़ने, गरीबों के तय हिस्सास होने और मुल्क की सरहदों को महफूज रखने के लिए जाना जाता है। साथियों, गरीब का जब रोजमर्रा का संघर्ष कम होता है, जब वो सशक्त होता है, तब वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नई ऊर्जा के साथ जुट जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पहले दिन से गरीब को सशक्त करने में जुटी है। हमने उसके जीवन की एक एक चिंता को कम करने का प्रयास किया। आज देश के 3 करोड़ गरीबों के पास उनके पक्के और नए घर भी जहां आज वो रहने लगे हैं। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो।
योजना उसे लाभ न देती हो। हमने दूर सुदूर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लगाई है। देश करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। और मैं जयराम जी को बधाई दूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से उनकी सरकार ने काम किया है और उन्होंने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण टूरिज्म के लिए तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतना तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम जी की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। साथियों, हमने गांव में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों को साफ पानी के कनेक्शन से जोड़ा है, नल से जल। साथियों, हमने 35 करोड़ मुद्रा लोन देकर गांव और छोटे शहरों में करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया है। मुद्रा लोन लेकर कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेलरिंग की दुकान खोल रहा है, कोई बिटिया अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर रही है। रेहड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले लगभग 45 लाख साथियों को भी वजारत दिफा ने फिजा से फिजा में मार करने वाले इस्तरा MK मिसाइल 1 की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ 2,971 करोड़ रुपए के एक माहिदे पर दस्तखत किए। फिजाइया और बहरिया के लिए खरीदा गया ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी जहां तक नजर जाती है उससे आगे हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि यह माहिदा मुल्क में ही तैयार करदा और डिजाइन कैटेगरी के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक इस कैटेगरी के मिसाइल मुल्क में बनाने टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं थी। उन्होंने कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी BDL को मिसाइल बनाने और उससे मुंसलिक सिस्टम के लिए ये मुंतकिल कर दी है। इन मिसाइलों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के जज्बे से लबरेज है और ये फिजा से फिजा में मार करने वाली मिसाइल बनाने की सिमत में मुल्क के सफर में एक बड़ा कदम है। इस BDL में बुनियादी ढांचे की सहूलत तरक्की होगी और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में माइक्रो और छोटी इकाइयों के लिए मौके भी बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आइंदा 6 जून को उत्तर प्रदेश असेंबली के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मंगल को यह जानकारी दी गई। असेंबली स्पीकर सतीश मोहाना ने इस अहम इजलास के खुश असलोबी से इनेकाद के लिए दोनों ऐवानों में सभी पार्टियों के कायदीन से ताउन की अपील की है। इस सिलसिले में विधान भवन में मुनक्किदा ऑल पार्टी मीटिंग में कायदे ऐवान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को विधान परिषद के चेयरमैन कंवर मानवेंद्र सिंह समेत सभी पार्टियों के कायदीन ने सदर जमहूरिया की आमद पर दोनों ऐवानों की खुसूसी मीटिंग को कामयाब बनाने में पूरा ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। मीटिंग में योगी ने कहा कि 6 जून तारीखी दिन होगा जब आज़ादी के अमृत महोत्सव साल में उत्तर प्रदेश असेंबली के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि 23 मई से चल रहा असेंबली का बजट इजलास नजीर बन रहा है। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई खुश असलोबी से चलाने में सभी पार्टियों के मुस्बित ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। बीजेपी ने 10 जून को होने जा रहे राज्यसभा इंतखाबात के लिए 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने इससे कबल 3 मुसलमानों मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम को राज्यसभा में भेजा था, लेकिन इन तीनों की मुद्दत कार खत्म हो रही है। चूंकि बीजेपी ने उनमें से किसी को भी राज्यसभा के लिए दोबारा नामजद नहीं किया है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से अब राज्यसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहेगा। मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा की मुद्दत कार 7 जुलाई को खत्म हो रही है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं बने तो वो ओहदे वजारत से रुखसत हो जाएंगे। ताहम चेमगोइयां की जा रही हैं कि मुख्तार अब्बास को रामपुर लोकसभा सीट से ज़मीनी इंतखाब का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वहीं सैयद जफर इस्लाम की मुद्दत कार 4 जुलाई और MJ अकबर की मुद्दतकार 29 जून को खत्म होने जा रही है। ताहाल सदर की जानिब से नामजद किए जाने वाले जमरे में 7 नशिस्तें खाली हैं। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या बीजेपी किसी मारूफ मुस्लिम चेहरे को नामजद करके राज्यसभा में भेजेगी।
ख्याल रहे कि लोकसभा में ही बीजेपी के पास पहले ही कोई मुस्लिम एमपी नहीं है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन वो सभी हार गए। एनडीए में सिर्फ एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट महबूब अली खैसर हैं, जो एलजेपी के हैं। गौरतलब है कि 10 जून को 15 रियासतों में राज्यसभा की जुमला 57 सीटों के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन तमाम सीटों के अरकान की मियाद जून और अगस्त के दरमियान खत्म होने वाली है। वहीं नामजदगी की आखिरी तारीख 31 मई थी, यानी आज, और बीजेपी, कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने के बाद से कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है। पार्टी सदर सोनिया गांधी ने सीनियर कायद गुलाम नबी आजाद से फोन पर बातचीत की। वहीं आनंद शर्मा के बीजेपी सदर से मुलाकात की खबर भी सामने आई, हालांकि शर्मा ने इसे खारिज कर दिया। इधर महाराष्ट्र के साबिक एमएलए आशीष राव देशमुख ने महाराष्ट्र कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। देशमुख ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मकामी लोगों के बजाय बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह दी है, जो गलत है। वहीं एआईसीसी मेंबर विश्वा बंधु राय ने 2 पन्नों की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी। राय ने कहा कि जो शख्स 6 लाख वोटों से इलेक्शन हार गया हो, उसे किस हैसियत से राज्यसभा भेजा जा रहा है। कांग्रेस इस बार राज्यसभा में सिर्फ 10 लोगों को ही भेज सकती है, लेकिन पार्टी में दावेदारों की तादाद 20 से ज्यादा है। इनमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे बड़े कायदीन भी शामिल हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाने से नाराज आशीष देशमुख ने महाराष्ट्र कांग्रेस के ओहदे से इस्तीफा दिया। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इख्तियार में है और झारखंड में अलायंस के साथ हुकूमत में है। राज्यसभा टिकट के ऐलान के बाद इख्तियार वाले दोनों रियासतों में पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। राजस्थान के कांग्रेस एमएलए भरत सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में लड़ने से बड़े कायदीन अब हिम्मत नहीं दिखाते हैं, जबकि राज्यसभा के जरिए ही वो जिंदा रहना चाहते हैं। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल जल्द ही बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत गांधीनगर में वाक़ बीजेपी दफ्तर में हार्दिक पटेल पार्टी की रुकनियत इख्तियार करेंगे। हार्दिक पटेल बीजेपी की गुजरात यूनिट के सदर सीआर पाटिल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि हार्दिक के साथ उनके 15,000 हामी भी बीजेपी का दामन थामेंगे। तवील मुद्दत से कयास आराइयां हो रही थी कि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले हार्दिक बीजेपी में शामिल होंगे। अब ये कयास आराइयां हकीकत का जामा पहनने वाली हैं। हालांकि अभी तक इस जीवन में बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि पाटीदार तहरीक से मुतालिक हार्दिक के खिलाफ चल रहे मामले पर उन्हें अदालत ने राहत दी है, यानी हार्दिक के इंतखाब लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। वाज़ेह है कि हार्दिक पटेल ने 2019 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। वो 11 जुलाई 2020 को कांग्रेस में रियासती कारगुजार सदर के ओहदे पर मुकर्रर किए गए थे, लेकिन वो इससे मुतमईन नहीं थे। गुज़िश्ता दिनों इस्तीफा देते हुए हार्दिक ने कहा था कि उनको पार्टी ने आज़ादाना तौर पर फैसले लेने का इख्तियार नहीं दिया। कुछ दीगर बातों को लेकर भी हार्दिक को एतराज था, जिसके बाद खफा होकर उन्होंने 18 मई को कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कहा है कि आज़ादी के 75वें साल पर गुजरात के साबरमती आश्रम से अप्रैल में शुरू होने वाली पदयात्रा के दौरान सभी तिरंगा लेकर दिल्ली पहुंचे और इस दौरान कौमी एहतराम का पूरा ख्याल रखा गया। पदयात्रा का इनेकाद कांग्रेस की ज़ैली तंजीम सेवा दल ने 6 अप्रैल को गांधी आश्रम साबरमती से किया था और 1251 किलोमीटर पैदल चलकर तिरंगे के एहतराम को अवलीन तरजीह देते हुए यात्री टीम वहां पहुंची। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर गलतियां करते हैं और उन्होंने नोटबंदी करके जो घाव दिए हैं, मुल्क की आवाम उस चोट को भूले नहीं है। राहुल गांधी ने मंगल को एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि 8 नवंबर को नोटबंदी के नाम पर मुल्क 2016 को माफ कीजिएगा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के नाम पर मुल्क को अचानक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, हामिला खवातीन थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों कतार में खड़ा रहने की वजह से कई लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि मोदी के इस नोटबंदी का मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई कि बैंक में पहुंचे 500 के 1% और 2000 के 101.9% से ज्यादा नोट नकली हैं। इसी तरह 2016 में जहां 18 लाख करोड़ रुपए कैश इन सर्कुलेशन में थे, वहीं आज
31 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल यह है कि आपके डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का क्या हुआ? वजीर आजम जी, नोटबंदी के वक्त राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि ये कौमी अलमिया है, गलतफहमी में ना रहे, मोदी जी से गलती नहीं हुई, ये जानबूझकर किया गया है ताकि मोदी मित्र सरमायादारों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज आम लोगों के पैसे से माफ किए जा सके और उनके काले धन को सफेद किया जा सके। कांग्रेस लीडर ने मोदी के फैसलों को आमिराना कदम करार देते हुए कहा कि राजा के एक आमिराना फरमान ने अवाम को नाकाबिले फरामोश छोड़ दी है। मुल्क नोटबंदी के दर्द को कभी नहीं भूलेगा। कभी कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान तैयार करने वाले स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वैशाली में जन स्वराज यात्रा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है, अब जिंदगी में कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो खुद सुधरती नहीं है, वो खुद तो डूब ही रही है, हमको भी डुबा देगी। प्रशांत ने यह भी बताया कि 2011 से 2021 तक 10 साल में 11 इलेक्शन से जुड़े और लड़े, सिर्फ एक इलेक्शन हारे हैं, वो भी यूपी असेंबली का, जहां हम कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस के लिए मन में बहुत एहतराम है, लेकिन कभी भी उनके साथ मैं काम नहीं करूंगा। जन चौपाल में पीके ने कहा कि 2015 में बिहार में अलायंस का एक महागठबंधन का इलेक्शन वो जीते, 2017 में पंजाब का इलेक्शन जीते, 2019 में जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्र प्रदेश जीते, 2020 में दिल्ली में केजरीवाल जीते, 2021 में तमिलनाडु और बंगाल जीते। इस दौरान बस एक ही इलेक्शन हारे और वो यूपी का था। 15 में आप बिहार का महागठबंधन का चुनाव कराया, 17 में पंजाब का चुनाव जीते, 19 में जगन मोहन रेड्डी के साथ आंध्रा में चुनाव जीते, अभी बता रहे, 21 में तमिलनाडु, 20 में दिल्ली जीते केजरीवाल के साथ, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते, 17 में एक चुनाव यूपी हार गए, कांग्रेस के साथ कर रहे थे, इसीलिए तय कर लिया कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करें। इसलिए ऐसी पार्टी है कि तो सुधरती नहीं है, उसको हमारा बड़ा सम्मान है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो ऐसी है, अपने तो सुधरेगा नहीं, हम अपने तो डूब रहा है, हमको भी डुबा देगा। 11 साल में 2021, 2011 से 21 के बीच 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं, एक ही चुनाव हारे यूपी में, वो कांग्रेस के साथ था। इसलिए उसके बाद तय किया कि इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 15 में आप यहाँ। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू के सांबा जिले से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी टीचर का नाम रजनी भल्ला था। एक पुलिस तर्जुमान ने ट्वीट्स के जरिए तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कोलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरा में मिलिटेंट्स ने एक हिंदू खातून टीचर पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि खातून टीचर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ दिया। ट्वीट में कहा गया कि मकतूला का ताल्लुक जम्मू के सांबा जिले से था। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि वाक़े के बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस कत्ल के खिलाफ कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज फिर हमारी एक बहन की किलिंग हुई है एक स्कूल प्रीमिसेस में असेंबली के दौरान। ये टारगेट किलिंग जारी है और हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं गवर्नमेंट की कि हमें रिलोकेट किया जाए, हमें यहाँ से सेव किया जाए। हमारी डेलीगेशन अभी पीछे गई थी एलजी साहब के पास, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज सेव अस। हमारा मेमोरेंडम तो यही था कि हमें प्लीज जब तक कि यहाँ के हालात नॉर्मल ना हो जाए हमें यहाँ से रिलोकेट किया जाए फॉर द टाइम बीइंग 2 to 3 years। जैसे आईजीपी साहब ने बोला कि कश्मीर में हम लोग 2-3 साल में टेररिज्म फ्री करेंगे कश्मीर को, तो हमने भी वही एक टाइम से मांगा था कि हमें रिलोकेट कीजिए उस टाइम के लिए, जब तक कि यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, हमारे लिए जिंदगी नॉर्मल नहीं हो जाती। लेकिन उसी के दौरान अभी 3 दिन के बाद ही हमारी एक और बहन को शहीद कर दिया गया स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर असेंबली करते हुए। अब हमने कोर्ट पैन वैली अपना बारामूला से विश्व तक, अनंतनाग
मटन, जितने भी हमारे ट्रांजिट कैंप से शेखपुरा से हम श्रीनगर तक, हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। आपका नाम? वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक पार्टी वर्कर सुरेश अग्रवाल से उनके बढ़े हुए पेट को देखकर कहती है कि तुम्हारा मध्य प्रदेश इतना क्यों बढ़ रहा है। उनकी बात सुनकर प्रोग्राम में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगते हैं। दरअसल इस प्रोग्राम में मौजूद सुरेश अग्रवाल अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए थे। सुरेश का पेट बड़ा है। इस पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आपके पास इतना बड़ा मध्य प्रदेश कैसे हो सकता है। जिस तरह से आपका पेट बढ़ रहा है आप किसी भी दिन गिर जाएंगे। चूंकि पेट जिस्म के मिडिल में होता है, इसलिए ममता बनर्जी ने मध्य प्रदेश से पेट का तकाबुल कर दिया। ममता बनर्जी से बॉडी शेमिंग वाला कमेंट मिलने पर भी वर्कर नाराज नहीं हुए। जब ममता ने उनसे पूछा कि इसका राज क्या है तो सुरेश ने इसका मजेदार जवाब दिया। वो बोले कि मैं रोजाना 90 मिनट तक एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन साथ ही रोज सुबह पकौड़ी खा लेता हूं। मुझे पकौड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर ममता ने कहा कि रोज पकौड़ी खाओगे तो तुम्हारा वजन कभी भी कम नहीं होगा। सुरेश ने ममता बनर्जी से कहा कि उनका वजन 125 किलो होने के बावजूद उन्हें ना तो ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत है और ना ही डायबिटीज की। ममता ने कहा कि उन्हें लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। अग्रवाल ने जवाब दिया कि वो रोजाना प्राणायाम और 1000 कपाल भारती करते हैं। ঝালদার পক্ষ থেকে প্রথমে ধন্যবাদ। আমাদের ঝালদা স্কিম ছিল না, একটা আপনার সাহায্য মুরগুমা থেকে এই আপনার ভুঁড়ি যেভাবে বাড়ছে এ তো আপনি যে কোনো দিন ব্লক করে যাবেন মনে হচ্ছে। ব্লক হবে না, হাঁটাচলা করছেন নাকি? ভালো করে দিদি শুনেন না, তো আমার সুগার আছে না প্রেসার আছে, নিশ্চয়ই কিছু কোনো লিভারের প্রবলেম আছে। কিচ্ছু নেই, ডেফিনেটলি কিছু তো আছে। এত বড় মধ্যপ্রদেশ কি করে হলো? একটাও মেডিসিন খায় না এখন পর্যন্ত, এটা রেকর্ড। রেকর্ড ঠিক আছে। হাঁটাহাঁটি করেন? হাঁটাহাঁটি করি, রোজ ব্যায়াম করি 1.5 ঘন্টা, কিন্তু খাওয়ার দিকে প্রচুর মানে পকোড়ি তেলের ভাজে। हनुमान जन्म स्थान को लेकर अभी तक जो तनाजा जुबानी था, मंगल के रोज वो हाथापाई तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद बुलाई गई थी। उसमें ये तय होना था कि हनुमान जी का जन्म यानी पैदाइश आखिर कहाँ हुई। धर्म संसद में ये बात तो तय नहीं हो पाई, लेकिन जो साधु संत बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे वो लड़ जरूर पड़े। नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और कर्नाटका के कशिकंधा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच झगड़ा हो गया। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनका कत्ल कर दिया गया था, आज उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मानसा जिले के मूसा गांव में वाक़ उनके खेत में ही उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर भारी भीड़ जुटी थी जो उनकी एक आखिरी झलक देखना चाहती थी। मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने अपने स्टार सिंगर बेटे को विदाई देने पहुंचे सैकड़ों फैंस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। उनके वालिद ने अपनी पगड़ी उतारकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। मूसेवाला की उनका फ्यूनरल प्रोसेशन, इसमें काफ़ी लोग जमा हुए थे और अलग अलग मकामात पे, यहाँ तक के पेड़ों पे तक लोग चढ़ गए थे और उन्होंने पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनके फैंस ने उनकी सिक्योरिटी हटाए जाने और इसकी जानकारी पब्लिक किए जाने के चलते हुकूमत के तहत नाराजगी का इजहार किया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़।